हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं घटनाचक्र सीरीज़ में हिस्ट्री में आपका नया टॉपिक, जो कि है आपका गुप्त वंश। और इसमें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में और गुप्तोत्तर के, गुप्त के बाद में जो वंश आए थे, जो युग आया था, जो काल आया था, उसमें कौन कौन वंश आए थे उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं आपको। गुप्त वंश ने 275 ईस्वी से लेकर 555 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में की थी। किसने? महाराज श्रीगुप्त ने। किसने की दोस्तों? महाराज श्रीगुप्त ने की थी। किंतु अगर बात करें कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कि 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद अगर आपको बताएं कि भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, और ये किसने कहा? ये एक इतिहासकार थे, विंसेंट स्मिथ। कौन? विंसेंट स्मिथ। उन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था, और उनका दूसरा नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, और इनको देवश्री भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो यह पहले गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी? परम भागवत की उपाधि। ठीक है, अब विक्रमादित्य को, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, इनको शक विजेता भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था। इन्होंने शकों को, जो शक वंश था, उनको हराया था। इसलिए इनको एक उपाधि और दी जाती थी, जिसका नाम था शकारी। क्या नाम था? शकारी। किसको दी जाती थी दोस्तों? विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इनका एक उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे, और गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। किसको? जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनको इनके काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। ठीक है, इनकी शासन की प्रशंसा एक चीनी यात्री ने किया, जिसका नाम क्या था? फाहियान। इनके नवरत्नों में एक महाकवि कालिदास भी शामिल थे। किसमें? महाकवि कौन? कालिदास शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो किस अवधि में किया था? आप सबको पता है किस अवधि में किया था? 300, बताइए, 319 से 500, या 319 से 24, या 325 से 375, या आपका 566 से 597। तो आपको बताया कि जो गुप्त वंश ने शासन किया था वह 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक किया था। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कि गुप्त वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक था, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, प्रवर सेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो दोस्तों, प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। ठीक है, अब ये प्रवर सेन प्रथम कौन थे? तो वाकाटक का शासक प्रवर सेन प्रथम, इन्होंने बहुत सारे वैदिक यज्ञ भी किए हैं,
और इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी आपको बताया था, किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका नाम था? यह आपको अभी बताया था, किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? जो इलाहाबाद स्तंभ है वह किस एक से संबंध है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद स्तंभ है वह संबंधित है, क्योंकि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्ती विजयों का उल्लेख भी है। तो किस किस से? ये आपके अशोक से भी संबंध है और ये चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो अभी आपको बताया, किसके? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ध्यान देना कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उनके शासक का नाम, कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा राजवंश ह्यूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो गुप्त वंश जो था वह ह्यूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। ठीक है, अब ह्यूनों का जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन अगर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया इस युद्ध ने। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर ह्यूनों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए ह्यूनों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में या बुधगुप्त के शासनकाल में। तो हमने पढ़ा था अभी स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने ह्यूनों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, उदयगिरी स्तंभलेख या मंदसौर स्तंभलेख? तो यह ज्ञात होता है आपके भीतरी स्तंभलेख से। किससे? भीतरी स्तंभलेख से। यह कहाँ पर है? यह आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सैदपुर। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभलेख मिलता है। ठीक है, और इसमें पुष्यमित्रों और ह्यूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? ह्यून आक्रमण कारण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा कारण था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना कारण था, अरब आक्रमण ये कोई कारण था ही नहीं, क्योंकि अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण जो हुआ था वह गुप्तों के पतन के बहुत बाद
पूर्व मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता जाना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रजत के सिक्के जो किए थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। और इनके शासनकाल में इस सिक्के को रुपयक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयक या रूपक। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम, पथिक, प्रभावती गुप्ता, समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख, तक्षशिला अभिलेख, उदयगिरी गुह्यालेख या एरन अभिलेख। तो इसका आपको सही सुमेलित बता देते हैं। कुमारगुप्त प्रथम है आपका मंदसौर अभिलेख, पथिक है आपका तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता है आपका, बताइए, प्रभावती गुप्ता, समुद्रगुप्त आपका एरन अभिलेख। तो आपका जो प्रभावती गुप्ता है वह उदयगिरी गुहा अभिलेख है ही नहीं, क्योंकि इनका उदयगिरी से कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। उदयगिरी गुहा अभिलेख है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पर? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर या मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो दोस्तों ये जो निर्भर हो गए थे ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। किस पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। चलिए 17। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? पत्तन में जो आपका हार्बर होता। ठीक है, तो ताम्रलिपि, बड़ोच, कल्याण, काम्बे। तो किससे होता? ताम्रलिपि। क्योंकि गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरतकुच, कौन सा? भरगुकच, बड़ोच कहते थे, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ये कहाँ था? ये बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी भारत में भी एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि भरगुकच के नाम से जाना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य, मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प या अफीम की खेती। तो गुप्त काल में जो ये राज्य थे, जगह थी, ये एक्चुअली वस्त्र उत्पादन से, किससे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाली खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? पहला, प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्धि थी। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना था। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 20, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? उत्तर भारतीय व्यापार तो आपने अभी पढ़ा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। किससे? ताम्रलिप्ति। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सोमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। तो जो आपका सुश्रुत है यह गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि भास्कराचार्य का आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद के शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक और सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल्य और गणितज्ञ थे। क्या थे? खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? वररुचि, शंकु, अक्षपनक, अमर सिंह। तो कौन था? अक्षपनक। कौन संबंधित था दोस्तों? अक्षपनक। ठीक है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि अक्षपनक रत्न फलित ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर थे। क्या थे? एस्ट्रोलॉजर। फलित ज्योतिष क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। क्या ये सही है? शैल्य औजारों का, बिल्कुल ठीक है। तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं। तीसरा, 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था? बिल्कुल था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बिल्कुल था। तो इसमें आपका दोस्तों पहला, तीसरा, चौथा ठीक है, दूसरा गलत है, ये एस से कोई संबंध नहीं रखता। तो इसमें आप ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? हमने पढ़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने की थी? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आर्यभट्ट जो थे वे गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनकी जो सबसे पहली कृति थी आर्यभट्टियम। क्या थी? आर्यभट्टियम है। इनको गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया और सबसे पहले यह खोज की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कोड़ी, दिनार, निशक, पन। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? दिनार। अभी आपको बताया क्या? दिनार कहा जाता था। 29, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था
क्या, रूपक। क्या नाम दिया गया था, रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे, हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। तो क्या बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी, प्राकृत भाषा। जबकि जो उच्च वर्ण के लोग होते थे वे संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखना। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से? तो दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिला है एरन से। यह 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। ठीक है, ठीक है, 510 ईस्वी का है। चलिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, जो कि 319 ईस्वी है। क्या है, 319 ईस्वी। नगरों का क्रमिक पतन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग। तो गुप्त काल नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरहार, सोनपुर, सोहगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के एक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35। सूची दी गई दोस्तों, एक तरफ सम्राट हैं, एक तरफ उनके विरुद्ध हैं। क्या है, विरुद्ध। तो अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। परकर्मा, प्रियदर्शन, कर्मादित्य, विक्रमादित्य। तो अशोक को प्रियदर्शन, क्या है, उसके बाद समुद्रगुप्त को हमने पढ़ा था क्या, परकर्मांक। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो अशोक प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त परकर्मांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त कर्मादित्य। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 36। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किसने दिया था, गुप्त वंश ने। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अनुदान किया था किसने, गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। तो जो गुप्त वंश है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को क्लासिकल एज या भारत का पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 38। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, इनमें से किसी में नहीं। तो इनमें से किसी में भी ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके लिए आपको बता देते हैं, ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग या आधा भाग? तो उपज का छठा भाग। क्या था? उपज का छठा भाग राजस्व कर के रूप में जाता था। नेक्स्ट 40।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में इसका उपज का छठा भाग 1/6। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो वह भी उपज का छठा भाग ही था। ठीक है। चलिए 42, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, या इनमें से कोई नहीं है सारी। तो अपहृत भूमि कहा जाता था जिस पर खेती न की गई हो, जिस पर खेती न की गई हो, मतलब कि बिना जोती हुई जंगली भूमि। ठीक है। ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो किन को? आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट 44, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे क्या? विदक भागम, हिरण्य, उद्रंग या उपरनिका? तो क्या कहते थे? विदक भागम। सिंचाई करो क्या कहते थे? विदक भागम। ठीक है। अगर कहा जाए तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या और उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य कहते थे मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर। क्या था? मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर को हिरण्य कहते थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है और प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था क्यों? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु या हाथी दांत के काम हेतु? तो किसके लिए था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु आपका तीसरी शताब्दी में भी वारंगल प्रसिद्ध था। किस लिए? लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। चलिए नेक्स्ट 46, तोरमान किस जातीय दल का था? तोरमान किस जातीय दल का था? तोरमान था कौन? तोरमान भारत पर दूसरे हून आक्रमण का नेता था। यह मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। ठीक है। तो किस जातीय दल का था? सिथियन, हून, यूची, शक। तो आप लोग जाने गए होंगे कि यह हून जातीय दल का था। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने किया था? हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? बुद्धधर्मन ने, यशोधर्मन ने, शशांक ने, प्रभाकर वर्धन ने? तो किसने? यशोधर्मन। किसने? यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट 48, चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया युयांगच्वांग, फाइयान, सुंगयुंग, आइजिंग? तो किसने किया था? 518 ईस्वी में सुंगयुन। कौन? सुंगयुन भारत आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो भी आपको बताया 518 ईस्वी। इसका मतलब 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने यात्रा की थी। नेक्स्ट 50, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, अगर याद हो आपके तो हमने पढ़ा था ये। तो विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, या एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में? तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी। इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट
51। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, पहला है, और पढ़ने के बाद क्या करना है, नीचे कूट दिए हुए उनके आधार पर जवाब देने हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। कैसा सही है? बिल्कुल सही है, आपका पहला बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीयकृत था। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका प्रशासन केंद्रीयकृत नहीं था बल्कि संघात्मक था। क्या था? संघात्मक। गुप्त राजा ने बहुत से छोटे राजाओं का राजा होता था। ठीक है, तो क्या था? संघात्मक। तो दूसरा गलत हो गया। उसके बाद उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 1 और 2 सही, 1 और 3 सही है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। कहा जाता है कि शतरंज का खेल कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भुत हुआ था। कब हुआ था? चीन में, इंडोनेशिया में, ईरान में, भारत में। तो शतरंज का खेल कहाँ पर ओरिजिनेट, कहाँ पर पैदा, कहाँ पर उद्भूत हुआ था? तो यह भारत में हुआ था। कहाँ पर? भारत में। कब? गुप्त काल के दौरान। कब? गुप्त काल के दौरान। और उस समय इसको चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चतुरंग के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात यह ईरान गया और वहाँ से फिर यूरोप पहुँचा। ठीक है, चलिए 53। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका नाम है मरच्छकटिकम का विषय था क्या? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक अक्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो दोस्तों, जो शूद्रक द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम मरच्छकटिकम है, इसमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो विषय है वह एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा से संबंधित है। ठीक है, चलिए 54। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चार्वाक। तो सांख्य दर्शन में जो योगदान है दोस्तों वह कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, क्योंकि जो महर्षि कपिल थे ये सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य थे और कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समाज सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? अभी हमने पढ़ा सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 56। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? हमने पढ़ा महर्षि कपिल के द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सही है ये बताने हैं। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। बिल्कुल सही है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो केवल 2 हम इसमें ऑप्शन को लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो सांख्य है वह पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि स्वीकार नहीं करता है। तो आपका सिर्फ केवल बी वाला ही ठीक होगा। चलिए 59। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अनुस्मृति है यह अष्टांग योग का अंश नहीं है। ठीक है,
महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, क्या है, जिसको कि चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि का योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। अष्टांग योग क्या है, आप दोबारा नोट कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा बता देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग लिखे गए हैं, ये 8 अंग हैं किसके, योग के, ठीक है। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। नेक्स्ट, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके समय के थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, किसके, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 61, नव्य न्याय क्या है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन। रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर, उदयन। तो कौन थे, गंगेश, कौन थे, गंगेश। चलिए नेक्स्ट, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है, कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीविकों की या चारवाकों की। तो ये है दोस्तों चारवाकों की, किसकी, चारवाकों, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य। तो कौन करता है प्रत्यक्ष प्रमाण को, चारवाक, अभी हमने पढ़ा चारवाक। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है, धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, भक्ति। तो कौन है सबसे मूल्य, काम, क्या है, काम, ठीक है। चलिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने, चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो ये किया था आपके गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने किया, महर्षि गौतम ने, ठीक है। और न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम ने लिखा, जिसका नाम न्याय सूत्र है, ठीक है। मीमांसा के प्रणेता थे, मीमांसा के प्रणेता थे कौन, कनाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। तो मीमांसा के जो प्रणेता थे वह थे आपके जैमिनी, कौन, जैमिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो यह आपका मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग। तो किसका है, मीमांसा का यह मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, ठीक है।
चलिए 69, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है चार्वाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से। चार्वाक से, जैन से, बौद्ध से, मीमांसा से। तो किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय शक दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो कौन सा भाग नहीं है किसका? भारतीय शक दर्शन का। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अब आपको बता दें कि मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग ये भारतीय शरण दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शरण दर्शन, शरण में 6, तो 6 दर्शन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, कौन से? आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता भाई सांख्य के महर्षि कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कनाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायन थे। जबकि अगर बात की जाए लोकायत और कापालिक की तो ये भारतीय शरण दर्शन के भाग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, महात्मा बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? शंकराचार्य। ठीक है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, भक्ति, धर्म, कर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत में, जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत दर्शन है, शंकराचार्य ने लिखा है, इनके अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव। बता देते हैं। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और अभिनव गुप्त की मुख्य जो ख्याति तंत्र है तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। किसमें है? अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कसंगत से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या जवाब होगा इसका? अभिनव गुप्त। नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय क्या है? पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो यह कौन सा वर्ष होगा? 601, 300, 330, 407। सो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो शक संवत है उसका प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईसा पूर्व हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 को 78 और 58 को जोड़ना होगा। किसको? 78 और 58 को जोड़ना होगा। और ये कि आप इसमें देखेंगे इसका जवाब आपका हो जाएगा 601। पुलकेशिन द्वितीय की शिलालेख पर शक वर्ष है 465, तो उसमें हमें क्या जोड़ना होगा? उसमें हमें 78 और 58 जोड़ना होगा। अगर आप 465 में 78 और 58 जोड़ोगे तो आपका 601 विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 75,
सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ आपको दिया हुआ है संवत्सर, क्या दिया हुआ है, संवत्सर। एक तरफ दिया हुआ है किस समय के गणना है, ठीक है। तो संवत्सर विक्रम शक गुप्त कली, और किस समय 3102 ईसा पूर्व, 320, 78 और 58 और 248। तो शक और विक्रम, आपको पता है कि जो विक्रम संवत है उसमें 57-58 ईसा पूर्व है, या शक संवत 78 है, ठीक है। तो विक्रम 58, शक संवत 78। अब बचा गुप्त और कली। तो गुप्त आपने पढ़ा था, गुप्त आपने क्या पढ़ा था, 319 320, 319 320। अब जो कली संवत्सर है ये 3102 ईसा पूर्व का है, क्या है, 3102 ईसा पूर्व। तो इसमें आपका जो जवाब हो जाएगा वो A4 B3 C2 D1, A4 B3 C2 D1, ठीक है। चलिए 76, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक। शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक। गुप्तकाल सन 319 से, बिल्कुल ठीक। और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, यह भी ठीक। तो इसमें आपका चारों ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 77, एक चालुक्य अभिलेख, क्या है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा। तो शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के 78 ईस्वी में किया। यदि शक संवत 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 में 78 जोड़ देंगे तो आपका जवाब होगा 634। क्या होगा, 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था कौन सा, काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। तो चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वह प्रतिष्ठानपुर था, क्या था, प्रतिष्ठानपुर, ठीक है। चलिए 79, मोखरी शासकों की राजधानी थी, मोखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या कोई नहीं। तो मोखरी गुप्तों के सामंत थे, कौन थे मोखरी, गुप्तों के सामंत, जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी, किसको बनाई थी, कन्नौज को बनाई थी, ठीक है। और इस वंश, जो ये वंश था मोखरी, इसके जो प्रमुख शासक थे वह हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ब्रह्मवर्मा थे। नेक्स्ट, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकों में निहित है, हरिसेन, कलहन, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के समय की जो सूचना है वह कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहन कृति राजतरंगिणी से भी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर नाम होता बाणभट्ट का तो आप बाणभट्ट लिखते और बाणभट्ट की कृति कौन सी है, हर्षचरित। लेकिन यहाँ पर नाम है कलहन, तो कलहन की राजतरंगिणी से भी हमें काफ़ी कुछ मिला है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे कलहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, अभी हमने पढ़ा किसने लिखी, बाणभट्ट ने लिखी, ठीक है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी, हमने पढ़ा था अभी, कन्नौज थी, ठीक है। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कहाँ पर की थी, कन्नौज में की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग और थानेश्वर में, थानेश्वर और वल्लभी में, वल्लभी और प्रयाग में। तो कहाँ पर किया था, इन्होंने किया था कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ पर किया था,
कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो कहां पर किया था? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन या अग्रगमन को रोका किसने? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम ने, द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो अभी आपने जाना किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। कहाँ पर किया था? जब यह पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। यहाँ से आपको पता लगता है कि जो पुलकेशिन है वह किस वंश से था? चालुक्य से। ठीक है, नेक्स्ट कौन से वर्ष में किया था? 612, 618, 622, 634। तो 634 ईस्वी में पुलकेशिन ने हर्ष पर विजय प्राप्त की थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसने राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गया था। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, जिसके फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? तो इनका जन्म जो हुआ था औरंगाबाद जिले के सोन नदी के किनारे पर अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। तो पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन क्या होता अगर सही होता? यह तो औरंगाबाद होता, ठीक है, या फिर प्रीतिकूटा होता। इनमें से कुछ होता तो जवाब बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस ने एक दूत को के रूप में भेजा था? ताइसुंग, तुंगक्वान, केन, क्रुयेन्यू या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जवाब तो है दोस्तों इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन भेजा किसने था? ह्वेनसांग चीन के तांगवंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन में भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो इनको भेजा किसने नहीं था, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस के समकालीन में था तो आप बताएंगे ताइसुंग। किस समय? ताइसुंग। नेक्स्ट, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो कौन था?
मथुरा। जब ह्वेनसांग भारत आया था तो उस समय सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। नेक्स्ट 93, कोस्य शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो रेशम के लिए कौस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौस्य शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हम सब ने पढ़ा था किस में किया था? नालंदा में किया था। चलिए 95, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? कि इनकी सीयूकी की रचना क्या है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम सीयूकी था। ह्वेनसांग की इसी रचना के कारण उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, और इसमें उस समय के भारत की आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो सीयूकी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगर आपको उस समय के भारत को जानना है। नेक्स्ट, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। और ह्वेनसांग क्या था? बौद्ध था। क्या था? बौद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 97, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो अभी हमने पढ़ा ह्वेनसांग से जुड़ा है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। कब किया? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया कब? 405, 635, 637 या कोई नहीं? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि इत्सिंग ने जो यात्रा की थी वह 671 या 72 ईस्वी में की थी, जब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय उसने किया था। ठीक है, और 693-94 में तो वह सुमात्रा से होता हुआ वापस चीन पहुंच गया था। तो कब किया था? 671 या 72 ईस्वी में इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट 99, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोकवोकी, यिंतू, सीयूकी, सीकियापोनो। तो दोस्तों अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप ऑप्शन लगाएं सीयूकी। बहुत सारे लोग सीयूकी लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा कि सीयूकी में भारत का वृत्तांत मिलता है और किसने लिखी? ह्वेनसांग ने लिखी। लेकिन एक्चुअल में भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया गया है। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया है। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, यिनतू भी और थियानतू भी। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो कौन थे? मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। नेक्स्ट 101, नालंदा कहाँ पर स्थित है? नालंदा कहाँ पर स्थित है बताइए। हम सब लोग जानते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। तो कन्नौज गुप्तोत्तर युग में सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कथन दिए गए हैं। एक कथन एक कारण। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में हुआ था,
क्योंकि वह कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और इसी काल में आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो दोस्तों ये तो इसका सही नहीं है, ये तो इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये ठीक है। नेक्स्ट, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, यह भी बिल्कुल ठीक है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, किस संबंध का? स्वामी और दास, इस संबंध का बनना। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ये किसमें? ऑप्शन बी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, यह बताना है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ठीक है, कह सकते हैं कि लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, नहीं, ये गलत है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम नहीं दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने बिल्कुल वेदांत का प्रसार बिल्कुल किया। ठीक है, और अगर ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा 4 मठ हैं जो कि हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है कि आपका दक्षिण में कर्नाटक में श्रृंगेरी है, पश्चिम में गुजरात में द्वारका है, और पूर्व में उड़ीसा में पुरी है, और आपका उत्तर में जोशीमठ, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है। ठीक है ना, तो ये याद रखना कौन से 4 मठ हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, ज्योतिर्मठ। कहाँ कहाँ पर है? क्रम से कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और उत्तराखंड। ठीक है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो उनका हुआ था जन्म केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, और कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। और शंकराचार्य के समय में बौद्ध और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए शंकराचार्य ने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? हमने पढ़ा श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। प्रयाग गलत। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। कांची गलत। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। तो ये बिल्कुल सही है आपका सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 108। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, मानसरोवर। तो कौन सा नहीं है? मानसरोवर इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 4 धाम कौन से हैं आपके? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम, ये 4 धाम में आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। ठीक है, और जो 4 मठ हैं शंकराचार्य के, वो श्रृंगेरी,
पुरी, और द्वारका और केदारनाथ, ये 4 मठ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 109, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशी शर्मन और हरिसेन, हर्ष, दंडी, नरसिंह बर्मन। तो हरिसेन जो हैं ये प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता और समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव है, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। इसलिए अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी इसका सुमेलित नहीं है। आपको बताया क्यों? क्योंकि हर्ष का दरबारी था, कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, और हरिसेन क्या था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, जो समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दी गई है दोस्तों। एक तरफ क्या है? एक तरफ लिखे हुए हैं भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त और अशोक। दूसरी तरफ उज्जैन, विदिशा, धार, गोंडवाना। तो इनमें आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो भोज क्या होगा आपका? धार। भोज क्या होगा? धार। दुर्गावती ये आपकी गोंडवाना, समुद्रगुप्त ये आपकी विदिशा और आपका अशोक ये आपका उज्जैन। तो इसका क्या आपका क्रम बन जाएगा? ये क्रम बनेगा A3, B4, C2, D1। दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन डी है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा इसको पढ़ के और काफ़ी कुछ नॉलेज आपकी रिकॉल हुई होगी। तो दोस्तों साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को, अच्छे अच्छे टॉपिक को जानते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मटेरियल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम, बाय बाय।